वकील बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपने समय के अन्य दिग्गजों से अलग करने वाली बात यह थी कि वे अपने जीवन का अधिकतम उपयोग करने के लिए उत्सुक थे तथा जितने क्षेत्रों और विषयों के बारे में सोचा जा सकता था उन सभी को छूने की उनकी जिज्ञासा थी। सेना में एक सूबेदार के बेटे के रूप में उनके साधारण पालन पोषण और सतारा के हाई स्कूल से उनकी प्राथमिक शिक्षा से शुरू हुई यात्रा उन्हें बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन हाई स्कूल और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक ले गई। अम्बेडकर अंततः महार समुदाय का चेहरा बन गए, जो भारत में सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों में से एक है। उन्हें अपनी पहचान पर गर्व था और उन्होंने उस समय के उच्च वर्ग के हिंदुओं से आग्रह किया कि वे महारों को उनके लिए एक राजनीतिक पहचान बनाने के लिए समान स्थान दें ताकि समुदाय स्वतंत्र भारत में किसी के अधीन न रहे। एल्फिंस्टन कॉलेज और उसके प्रसिद्ध पूर्व छात्र एल्फिंस्टन कॉलेज और उसके प्रसिद्ध पूर्व छात्र भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर हम एक वकील के रूप में उनके योगदान पर एक नज़र डालते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अम्बेडकर पर पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, उनके व्यक्तित्व की रहस्यमयता के कारण एक वकील के रूप में उनके दिनों पर बहुत कुछ नहीं कहा या लिखा गया है। ब्रिटेन में ग्रेज इन में दाखिला लेने के बाद अम्बेडकर ने कई बाधाओं के बावजूद वर्ष 1923 में अपनी कानून की डिग्री पूरी की। भारत लौटने के बाद अम्बेडकर अपने समकालीनों की टोली में शामिल हो गए और वकील नेता बनने का फैसला किया। इन वकीलों और दिग्गजों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, दादाभाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सैयद हसन इमाम और अन्य शामिल थे जो अम्बेडकर से कहीं अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्होंने अपने कार्यालय स्थापित किए थे और हर क्षेत्र से मामले ले रहे थे। अम्बेडकर अपनी इस नाजुक स्थिति से अनभिज्ञ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपीलीय अदालत में प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला किया, जहां उन्हें आम आदमी से सीधे तौर पर निपटने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वे वकीलों पर निर्भर थे जो उनके पास मामले लेकर आते थे। निम्नलिखित कुछ मामले हैं जिनमें उन्होंने बहस की। 1. अपने समय के प्रसिद्ध मामलों में से एक, जिसमें अम्बेडकर अपने वरिष्ठ की सहायता करने वाले वकील के रूप में पेश हुए थे, फिलिप स्प्रैट का बचाव था, जो एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे जिन पर उनके पैम्फलेट भारत और चीन के कारण सरकार के प्रति नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में बचाव पक्ष का तर्क ये था कि भारत सरकार के प्रति कोई असंतोष नहीं दिखाया गया है और जो कुछ भी कहा गया था वह या तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद या सामान्य रूप से साम्राज्यवाद की अवधारणा को संदर्भित करता था। इस प्रकार ये राजद्रोह के दायरे में नहीं आता। फिलिप स्प्रैट ने अंततः केस जीत लिया और इसने इस क्षेत्र में अम्बेडकर की शुरुआत को चिन्हित किया। 2. एक वकील के रूप में अम्बेडकर के कारनामों की सूची ट्रेड यूनियन नेताओं के बचाव का उल्लेख किए बिना अधूरी रहेगी, जिनके लिए वे हर संकट की घड़ी में खड़े रहे। हालांकि अम्बेडकर कम्युनिस्ट नेताओं और उनकी राजनीति से खुद को नहीं जोड़ते थे, फिर भी उन्होंने अदालतों में उनका बचाव किया। इसमें वीबी कार्मिक, मणिबेन कारा, बीटी रणदिवे और अब्दुल मजीद जैसे लोगों का बचाव शामिल था। अम्बेडकर इस बचाव में सफल रहे और अदालत में ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 में मौजूद खामियों को प्रदर्शित करने में सक्षम थे, जो केवल बहुत सीमित उद्देश्यों के लिए हड़ताल की अनुमति देता था। 3. एक वकील के रूप में उनके कौशल का एक और प्रदर्शन उस मामले में देखने को मिला जिसमें वर्ष 1926 में प्रकाशित पुस्तक देशचे दुश्मन मेरे देश के दुश्मन के प्रकाशक पर मानहानि का आरोप लगाया गया था। लेखक पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर को उनके ब्राह्मणवादी विचारों के कारण राष्ट्र का दुश्मन कहकर उनकी मानहानि की थी। अम्बेडकर फिर से अपने बचाव में सफल रहे। उन्होंने याचिकाकर्ता के स्थान के बारे में तर्क दिया, जो तिलक या शास्त्री का करीबी रिश्तेदार नहीं था। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति अब जीवित नहीं हैं। ये तर्क कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा मानहानि का मामला दर्ज करने का कोई आधार नहीं था, न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 4. अम्बेडकर ने आर डी कर्वे की पत्रिका समाज स्वास्थ्य का बचाव किया, जिस पर अश्लीलता के आरोप लगाए गए थे। 5. नियोक्ताओं के खिलाफ मजदूरों और कामगारों का बचाव करने के अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला था जिसमें अम्बेडकर कपूरथला के महाराजा के लिए पेश हुए थे। इस मामले में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। ये स्पष्ट है कि अम्बेडकर ने अपने अभ्यास के कुछ ही वर्षों में खुद को एक चतुर वकील के रूप में स्थापित कर लिया था। वह हमेशा अपने बचाव और जिस विवाद पर बहस कर रहे थे उसके प्रति सचेत रहते थे और मामले के तथ्यों को कभी अनदेखा नहीं कर सकते थे। यह महज संयोग नहीं था कि अम्बेडकर ज्यादातर मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के पक्ष में खड़े थे, जिन्हें नियोक्ताओं के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। लेखक और वकील रोहित दे ने अपने निबंध वकालत के रूप में राजनीति में एक वकील के रूप में B.R. अम्बेडकर के वर्षों और उनके अभ्यास के विकल्प पर एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया है। वह आगे कहते हैं, 1920 के दशक में उनके मुकदमे कम संख्या में और कम मूल्य के थे और एक स्थिर आय बनाए रखने के लिए वे कानून के प्रोफेसर बन गए।
एक अखबार के लेख में यह विरोधाभास साफ तौर पर सामने आता है, जिसमें बताया गया है कि जिन्ना ने 2,57,000 रुपये के दिवालियापन मामले का प्रतिनिधित्व किया, उसी दिन अंबेडकर ने 24 रुपये मूल्य के विश्वासघात के एक मामले में एक सेवानिवृत्त मुस्लिम स्कूल शिक्षक का प्रतिनिधित्व किया। राजनीति के रूप में वकालत रोहित दे यद्यपि दलित नेता के रूप में अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण अंबेडकर वकालत को अधिक समय नहीं दे सके, फिर भी यह माना जा सकता है कि उन्होंने अल्प समय में ही इस पेशे में उल्लेखनीय पहचान बना ली थी। उन्हें मानवाधिकार वकालत के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में याद किया जाना चाहिए, जो कि मानवता और न्याय के प्रति प्रेम से प्रेरित कार्यकलाप का क्षेत्र है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।